स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स जोन में। आप सभी बच्चों का स्वागत है और फिर से लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट, एक नया चैप्टर के साथ। हम लोगों का BST का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, ठीक है। और ये हम लोगों का BST का चैप्टर 3rd है और इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट बिजनेस को प्रभावित करती है क्या जो इन्वायरमेंट के डायमेंशंस होते हैं वो क्या बिजनेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में प्रभावित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे आप लोग का क्लास का अभी जो वीडियो बनेगा, इससे पहले वाला वीडियो जो इन्वायरमेंट का जो फीचर्स है, इन्वायरमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, उसका भी वीडियो बन चुका है, लेकिन वो अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। लेकिन ये वाला वीडियो आज अपलोड हो जाएगा, तो वो वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस क्या है, फैक्टर क्या है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोगों को मैंने बताया होगा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। और आप लोग यदि बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में नहीं समझते हैं तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां से भी आप लोग कवर अप कर सकते हैं। नहीं तो मैं एक बार बता देता हूं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट में उन सभी घटकों को सम्मिलित किया जाता है जो बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। यानी बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमारा होता है बाबू, बिजनेस इन्वायरमेंट में हम उन सभी घटकों को सम्मिलित करते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे बिजनेस को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे घटक होते हैं जिस पे बिजनेस का डायरेक्ट कंट्रोल होता है और कुछ ऐसे डायमेंशंस होते हैं जिस पे बिजनेस का डायरेक्ट ना कंट्रोल होकर के इनडायरेक्ट रूप से कंट्रोल रहता है। यानी बिजनेस भी ऐसे डायमेंशंस को प्रभावित करती है और ऐसे डायमेंशंस बिजनेस को भी खूब अच्छा से प्रभावित करता है, ठीक है। तो यही हमारा होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं इसे बाबू? बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस क्या है, फैक्टर्स क्या है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। और यहां से जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो यहां से आपको बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्यवसायिक यानी बिजनेस इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस क्या है, फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यहां से पहले हम लोग समझते हैं। आप लोग को मैं डायमेंशंस पढ़ाने से पहले थोड़ा डायमेंशंस के बारे में बता दूं कि बिजनेस के जो डायमेंशंस होते हैं, व्यवसायिक वातावरण या पर्यावरण के जो आयाम होते हैं, घटक होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या कर सकते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी इनका प्रभाव बिजनेस पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पड़ता है। तभी तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना कि आखिर कैसे ये डायमेंशंस बिजनेस को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस क्या है समझ गए। और कहीं पर भी डायमेंशंस का यदि चर्चा हो तो आप लोग इसको इस प्रकार से देखिएगा कि क्या ये जो डायमेंशंस है ये इसको प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, तो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो डायमेंशंस है उस डायमेंशंस को हम लोग देखेंगे कि क्या ये जो डायमेंशंस है बिजनेस इन्वायरमेंट के, ये बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट के बाबू निम्नलिखित 5 डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशंस होते हैं? 5 डायमेंशंस होते हैं। पहला इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और लीगल इन्वायरमेंट। तो यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के जो आयाम होते हैं ये निम्नलिखित होते हैं: आर्थिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, विधिक वातावरण और प्रौद्योगिकीय वातावरण। तो ये जो इन्वायरमेंट होते हैं ये किसके डायमेंशंस होते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट के, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग एक एक करके सभी आयामों को देख लेते हैं, ठीक है। आप लोग को मैंने सबसे पहले क्या बोला? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है बाबू? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी आर्थिक वातावरण। आर्थिक मतलब हुआ धन से संबंधित। किससे संबंधित? धन से संबंधित।
तो क्या आर्थिक वातावरण व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आर्थिक वातावरण का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट होता है। आप लोग याद रखिएगा कि इनमें से कोई भी यदि वातावरण होगा, कोई भी इन्वायरमेंट होगा, तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डायमेंशंस होते हैं। यानी ये बिजनेस को निगेटिव रूप से भी प्रभावित करते हैं और पॉजिटिव रूप से भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बिजनेसमैन या एक जो प्रबंधक होते हैं या जो व्यवसाय के संचालक होते हैं, उसको हमेशा ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो डायमेंशंस है ये तो होते रहेंगे, लेकिन इन डायमेंशंस से हमको भागना नहीं है, बल्कि इन डायमेंशंस में ही हमको क्या करना है, परिस्थितियों का हल ढूंढना है, यानी समस्याओं का हल ढूंढना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब आप लोग सीधी सी बात समझिए कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में उन सभी घटकों को सम्मिलित करेंगे जो व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभाव डालते हैं। किस रूप से बाबू? आर्थिक रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दरें होती है, इन्फ्लेशन रेट जो होता है, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट जो होता है, उसके बाद सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है, फिजिकल पॉलिसीज होती है, ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का जो क्वांटिटीज होता है, मात्रा होता है, वो भी आर्थिक घटक को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आर्थिक घटक कहने का मतलब है कि आर्थिक घटक में यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में उन सभी घटकों को सम्मिलित करेंगे जो व्यवसाय को आर्थिक रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। इतना समझ बना। अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से और अच्छा समझेंगे। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान के चलिए कि आप लोग देखे होंगे कि किसी भी व्यक्ति को, यदि आप लोग ये चीज जरूर देखे होंगे कि अभी हम लोगों के इधर या कहीं पर भी भारत में ही आप देखिएगा कि आपके पास यदि पैसा नहीं भी है तब भी आप कोई सामान ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ऋण के माध्यम से। कैसे ले सकते हैं बाबू? ऋण के माध्यम से। तो यहां जो ऋण गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ऋण गवर्नमेंट इसलिए प्रोवाइड कर रही है ताकि लोगों के पास पैसे आए, और पैसे जब ये लोगों के पास आएगा तो क्या होगा? डिमांड जनरेट होगा, और जब ये डिमांड जनरेट होगा तो चीजें बिकेंगी मार्केट में, और चीजें बिकेंगी तो कहीं ना कहीं देश का जो जीडीपी है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इसीलिए आर्थिक वातावरण यानी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में उन सभी घटकों को हम लोग देखते हैं जो व्यवसाय को इकोनॉमिक रूप से क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब आप लोगों को मैं बता दूं रेपो रेट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। तो आरबीआई यहां पे रेपो रेट जारी करता है, तो यदि आरबीआई रेपो रेट क्या होता है? ये इकोनॉमिक्स की चीज है, कभी हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन रेपो रेट यदि आरबीआई जारी करता है, निर्देशित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई यदि चाहेगा तो मार्केट में जो ऋण मिल रही है, जो बैंक ऋण दे रही है मार्केट में, उसका जो रेट होता है वो उसका रेट आरबीआई के निर्देशानुसार, आरबीआई अपने निर्देशानुसार क्या कर सकती है? रेपो रेट के माध्यम से उसको विनियमित रेगुलेट कर सकती है। यानी जब रेपो रेट का रेट अधिक होता है तब मार्केट में ऋण क्या होती है? ऊंची दर से मिलती है, और जब रेपो रेट का रेट क्या होता है? लो होता है, तब मार्केट में ऋण क्या होता है? सस्ता दरों से मिलती है। तो दोनों ही स्थिति में होता क्या है? दोनों ही स्थिति में लोगों के पास पैसा आता है, और लोगों के पास पैसा आया तो यानी डिमांड जनरेट हुआ, तो वो जो पैसा होता है वो अर्थव्यवस्था में क्या करने लगता है? मूव करने लगता है। इसीलिए तो आप ही लोग मुझे बताइए, क्या यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बिजनेस को प्रभाव डाल रहा है? तो बिल्कुल डाल रहा है। तो आप लोगों से यहाँ पे बोर्ड वो क्वेश्चन पूछेगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंतर्गत सम्मिलित होती है, क्या सब सम्मिलित होती है बाबू? रेट ऑफ इंटरेस्ट सम्मिलित होती है, बिल्कुल सम्मिलित होती है। इन्फ्लेशन रेट सम्मिलित होती है, बिल्कुल होती है। इंडेक्स ऑफ शेयर मार्केट सम्मिलित होती है, बिल्कुल होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड, फिजिकल पॉलिसीज, रेपो रेट, क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अभी आप उन लोगों को एक और एग्जाम्पल में देता हूं। 2022 से 23 के एक डाटा वाणिज्य मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है, और उस डाटा के अनुसार 2022 से 23 में भारत ने कुल लगभग
1164 बिलियन डॉलर का व्यापार किया है, यानी ट्रेड किया है। उसमें से हमारा भारत केवल और केवल 450 के आसपास ही एक्सपोर्ट कर पाया है। एक्सपोर्ट मतलब भारत में माल बना करके दूसरे देशों को बेच पाया है, और बाकी का 700 से अधिक इंपोर्ट किया है। तो आप लोग मुझे बताइए कि यदि हम माल ज्यादा मात्रा में दूसरे देश से खरीदेंगे तो हमारा पैसा दूसरे देश में जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, हमारा पैसा दूसरे देश में जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे एक और बात बताइए कि यदि हम अपने देश में माल को बना करके उस दूसरे देश में माल को भेजते हैं, दूसरे देश का पैसा अपने देश में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो इससे यानी हम ज्यादा यदि एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जीडीपी का साइज क्या होगा? बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल बड़ा होगा। और जीडीपी का साइज यदि बड़ा होगा तो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो लोगों का क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आप लोगों को मैं एक और जानकारी दे दूं कि भारत भले ही वर्ल्ड लेवल पे इकोनॉमिक रूप से, आर्थिक रूप से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत अभी भी यूके से क्या है? बहुत पीछे है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है समझ गए, और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसे प्रभाव डालता है वो समझ गए। और एक है बाबू इंडेक्स ऑफ शेयर मार्केट। इंडेक्स ऑफ शेयर मार्केट का मतलब हो गया कि शेयर मार्केट का सूचकांक, ये भी हमारे बिजनेस को क्या करते हैं? बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हिंडनबर्ग, कौन सा? हिंडनबर्ग करके एक वर्ल्ड लेवल पे क्या चलाता है? इंडेक्स निकालता है, और उस इंडेक्स में मैं अडानी समूह के बारे में कुछ गलत बोल दिया था, जिसके कारण अडानी समूह का शेयर एकदम किया हुआ था, नीचे गिर के एकदम नीचे आ गया था। अब नीचे गिर के आ गया था तो इससे तो भारत सरकार को लॉस है ना, है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। तो ये सभी जो घटक है, ये सभी घटक आर्थिक रूप से व्यवसाय को क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, दूसरा जो फैक्टर है वो है सोशल इन्वायरमेंट। कौन सा बाबू? सोशल इन्वायरमेंट। अब सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है उसको समझिए। सोशल इन्वायरमेंट में उन सभी फैक्टर्स को सम्मिलित किया जाता है, जो हमारे समाज से संबंधित होते हैं। कहां से? सोसाइटी से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे हो गया रीति रिवाज, पर्व त्योहार, ठीक है, उसके बाद मूल्य, मानवीय मूल्य, ये सब जितना भी है सब कहां है? कहीं ना कहीं किसी समाज के ही क्या है? अंग है। इसीलिए ये सारे फैक्टर किसके फैक्टर होते हैं? सोशल इन्वायरमेंट के होते हैं। अब आप लोग बोलिए सर अब सोशल इन्वायरमेंट कैसे प्रभाव डालता है? तो बिल्कुल प्रभाव डालता है। अब आप लोग देखिए, भारत में बहुत सारे त्योहार है, यानी भारत, तो आप लोगों को मालूम होगा कि भारत त्योहारों का ही देश है, पर्वों का ही देश है। यहाँ पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों स्तर पे त्योहार पूरा वर्ष भर क्या रहता है? सजा हुआ रहता है। यानी क्षेत्रीय, अब राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है तो देखिए कि जरूर किसी न किसी क्षेत्रीय स्तर पे कोई न कोई फेस्टिवल चल रहा है। अब फेस्टिवल चल रहा है तो आप लोग मुझे बताइए कि फेस्टिवल चलेगा तो लोग चीजों को क्या करेंगे? खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल खरीदेंगे। अब कैसे खरीदेंगे? क्यों? क्योंकि उस फेस्टिवल में लोगों के उस वस्तु के प्रति क्या होता है? डिमांड जनरेट होता है, और डिमांड जनरेट होता है तो लोग उसको क्या करते हैं? खरीदते हैं, और खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस को फायदा है कि नहीं है? बिल्कुल फायदा है। अब आप लोग यहाँ पे एक और चीज समझिए। जैसे हम लोग फेस्टिवल की बात करें तो भारत में दीपावली के बारे में सब आदमी जानते होंगे, ऐसा कोई बुरवाके होगा तो इसके बारे में नहीं जानता होगा। जो हमारा दिवाली का जो फेस्टिवल होता है बाबू, दिवाली के फेस्टिवल में आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार भारत सरकार ने 2023 से 24 का जो दीपावली हुआ था उसमें अनुमानतः 3.5 लाख करोड़ रुपए की बिक्री का अनुमान लगाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो समझ सकते हैं कि रीति रिवाज, ये जो सोशल फैक्टर है, सोशल इन्वायरमेंट है, ये हमारे बिजनेस को कैसे प्रभाव डालता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये हमारे बिजनेस को पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट डालते हैं। आप लोग देखिएगा कि फेस्टिवल के सीजन में बिग बिलियन डेज लेके आता है कि नहीं आता है। जितने भी ऑनलाइन कंपनियां हैं उनमें दो सबसे बड़ी प्रमुख कंपनियां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, तो बिग बिलियन डेज चलता है कि नहीं चलता है? उसमें छूट दिया जाता है।
छूट दिया जाता है। अब छूट दिया जाता है तो उस छूट को देखते हुए लोग क्या करते हैं, लोग छूट को देखते हुए लोगों को क्या होती है, उस फेस्टिवल सीजन में क्या होती है, वस्तुओं की तो जरूरत है और साथ ही साथ छूट भी मिल गया तो लोग क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। लेकिन यहां पर तो एक फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरा फायदा यहां पे आप देखिए कि जो ऐसे व्यवसायी है जिसका फिजिकली रूप से बिजनेस है, कहीं ना कहीं फिजिकली रूप से है, जो कहीं ना कहीं स्वयं उत्पाद करके अपने वस्तु को बेचते हैं, तो ऐसे लोगों का जो व्यवसाय होता है वो कहीं ना कहीं क्या चला जाता है, किनारे लग जाता है। किनारे लगने का ये मतलब हुआ, किनारे लगने का ये मतलब हुआ कि लोग ज्यादातर सामान कहां से ले लेते हैं, ऑनलाइन से ही ले लेते हैं। तो बाकी का जो सामान जो उत्पादक तैयार करते हैं उत्पाद स्वयं से, तो ऐसे उत्पाद को तो हानि होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम आपको क्या बोले कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंपैक्ट डालता है। तो यहां पे समझ गए कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है और निगेटिव इंपैक्ट क्या है। चलिए, तो दो हम लोग इन्वायरमेंट समझे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट। तीसरा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कौन सा इन्वायरमेंट बाबू? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी प्रौद्योगिकीय वातावरण। कौन सा वातावरण बाबू? प्रौद्योगिकीय वातावरण। अब प्रौद्योगिकीय वातावरण क्या है कि इसमें वैज्ञानिक एवं नवीनता से जुड़ी शक्तियां शामिल है। वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक एवं जो नई चीजें हैं उससे जुड़ी हुई तकनीकें शामिल है। उससे जुड़ी हुई क्या है? तकनीकें शामिल है। जैसे आप लोग कंप्यूटर देखते होंगे, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब आप लोग मुझे बताइए कि कंप्यूटर ने कितना ज्यादा लोगों का काम आसान कर दिया है कि नहीं कर दिया? आज से 20 साल पहले, मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो आप यदि बैंक जाते तो बैंक में यदि आप पैसा छुड़ाते तो आप अपना पासबुक लेके जाते जो बैंक आपको दिया है, और उस पासबुक पे आपको लाइन में लगना पड़ता, और बैंक आप जितना निकालेंगे बैंक के जो स्टाफ होते हैं उस पे क्या करते हैं, उस पे एंट्री करके और क्या करते हैं, बैंक का मोहर मारते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि समझिए कि ये काम आज से 20 साल पहले कितना लेंदी था, लेकिन कंप्यूटर के आ जाने से अब देखिए कि आप पासबुक लेके जाइए, या अब आप मोबाइल से भी क्या कर सकते हैं, मोबाइल से भी अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है वो क्या करता है, वो हमको नए तरीके से कैसे व्यवसाय करना है, वस्तुओं का जो हम उत्पादन कर रहे हैं, सेवाओं को जो हम जनरेट कर रहे हैं, उस वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं का जो जनरेट कर रहे हैं उसमें नवीनता कैसे लाया जाए, इन सभी चीजों को किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? उन सभी चीजों को सम्मिलित किया जाता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत। अब आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जब वर्ल्ड लेवल पे एआई नहीं आया था, एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक होता है रोबोटिक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आया था तो जो बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती थी तो बड़ी मात्रा में लोगों को हायर करती थी। क्यों? क्योंकि वो बड़ी मात्रा में क्या करते थे, प्रोडक्ट को जनरेट करते थे, और प्रोडक्ट को जनरेट करने का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन करते थे, और उस प्रोडक्शन के लिए उस कंपनियां को क्या चाहिए, मानव श्रम तो चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अभी आप देखिएगा कि बड़ा कंपनियां जो है एआई रोबोटिक्स का उपयोग करके अब वो रोबोट के माध्यम से ही कार निर्माण कर रही है, और आप यकीन नहीं मानिएगा कि एक कार का निर्माण वो 2 से 3 मिनट के अंदर कर रही है। तो ये कहां से हुआ? ये हुआ हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट से। अब बोलिए सर इसका निगेटिव इंपैक्ट है और पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो आप खुद समझिए कि इसका दोनों इंपैक्ट है कि नहीं है। हम व्यक्तियों की जगह यदि रोबोट्स को लाएंगे तो लोग क्या होंगे, लोग का रोजगार छीनेगा कि नहीं छीनेगा, लेकिन प्रोडक्शन क्या होगा, हाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों ही चीजें हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या व्यवसाय को प्रभावित करते हैं? तो बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने अभी 3 चीजें समझाया। पहला चीज क्या समझाया बाबू? पहला चीज समझाया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा समझाया सोशल इन्वायरमेंट, और थर्ड समझाया अभी मैंने आपको समझाया टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो तीनों इन्वायरमेंट के बारे में आप लोग आसानी से बता देंगे, बहुत ही इजी है, आप लोग एकदम इजी से देखिए। अब आगे क्या है बाबू? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हमारे व्यवसाय को बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं।
निगेटिव भी और पॉजिटिव भी, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब यहां पे आप लोगों को मैं दो एग्जाम्पल दूंगा, उसको समझिए। दो एग्जाम्पल देने का ये मतलब है कि अभी आप लोग स्वयं बताइए कि अभी पूरा विश्व अशांति से घिरा हुआ है। आप जहां पे देखिए युद्ध चल रहा है कि नहीं, उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चीन और ताइवान दोनों के बीच में तानातानी बना हुआ है और बीच में अमेरिका क्या ले रहा है, मजा ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो आप देखिएगा कि ये देश जो अभी युद्ध में सम्मिलित है, ये क्या है, राजनीतिक रूप से अस्थिर है या अस्थिर है? अस्थिर है। अब आप मुझे बताइए कि कोई भी निवेशक ऐसे देशों की कंपनी में अपना निवेश करना चाहेगा जहां पे राजनीतिक रूप से अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई हो? तो कोई भी निवेशक ऐसे देशों के व्यवसाय में अपना निवेश नहीं डालेगा, और नहीं डालेगा तो निवेश नहीं आएगा, तो क्या व्यवसाय का पूंजी बढ़ेगा, और व्यवसाय का पूंजी नहीं बढ़ेगा तो वो डेवलपमेंट का कार्य नहीं कर पाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तो ये बिजनेस को प्रभाव डालते हैं कि नहीं डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लेकिन अभी हम लोग ऐसे देश में हैं जिस देश में हम लोग क्या है, पूर्ण रूप से राजनीतिक रूप से क्या है, अस्थिर है। यहाँ ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। और हम लोगों को तो ऐसे देश पे क्या होना चाहिए, अपने देश पे गर्व होना चाहिए जहां कुछ भी होता है तो हम लोगों को कानों कान खबर भी नहीं मिलती है। तो हमारा देश समझिए कि इतना राजनीतिक रूप से स्थिर है, और इसका ही नतीजा है कि देखिएगा कि अभी एफडीआई यानी एफडीआई मतलब होता है कि दूसरे देश से जो अपने देश में आता है इन्वेस्टमेंट, वो भारत में क्या हो रही है, धीरे धीरे मतलब बढ़ रही है। और धीरे धीरे बढ़ रही है तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ठीक है, उसका परसेंटेज भी क्या हो रहा है, अन्य देशों की अपेक्षा धीरे धीरे हाई पे जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक वातावरण ही व्यवसाय को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। दूसरा मैंने बोला, एक एग्जांपल समझ गए। दूसरा आप समझिए कि किसी भी गवर्नमेंट का जो नीतियां होती है, पॉलिसीज होती है, उस देश के व्यवसाय पे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालती है। क्या डालती है बाबू? बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालती है। अब आप लोगों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, आप लोग आगे पढ़ेंगे इसी में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, नई आर्थिक नीति के बारे में, ठीक है। नई आर्थिक नीति 1991 में लाया गया था, लेकिन नई आर्थिक नीति को 1991 में लाने से पहले हमारे देश का जो बिजनेस का ऐसा क्राइटेरिया था ना कि हमारा जो अर्थव्यवस्था था, इकोनॉमिक था, वो पूर्ण रूप से खुली हुई अर्थव्यवस्था नहीं था, जिसके कारण हमारे देश में एफडीआई नहीं आ पाता था, ज्यादा निवेश नहीं आ पाती थी, जिसके कारण गवर्नमेंट के पास टैक्स की जो मात्रा है वो कम हो पाता था। हम किसी दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं कर पाते थे खुला मतलब अच्छा से। तो जब हम लोग व्यापार करेंगे तभी तो पैसा आएगा ना, और जब देश में पैसा आएगा तभी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे समझिए कि गवर्नमेंट की नीतियां भी क्या करती है, व्यवसाय को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करती है। और अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसीज लेके आ रही है, जैसे आप लोग सुने होंगे पीएलआई स्कीम के बारे में, सुने होंगे। दूसरा आप लोग सुने होंगे कि भारतीय उत्पाद के बारे में, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसा नीति ला रही है जिसके माध्यम से आप प्रोडक्ट बनाइए, अपने ही देशों में क्या करिए, प्रोडक्ट बनाइए, ठीक है। तो हर चीज भारत सरकार कर रही है जिसके माध्यम से हमारा ट्रेड क्या हो सके, बढ़ सके, जिससे व्यवसायी लोग को क्या हो पाए, फायदा हो पाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जीएसटी लाया गया ताकि जीएसटी एक ही जैसा लगे और लोग इसका क्या करें, लोगों को इसको भरने में भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट हर वो पॉलिसीज ला रही है जिसके माध्यम से हमारे देश का बिजनेस क्या हो सके, फल और फूल सके, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव और इम्पैक्ट निगेटिव दोनों इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब एक और बच गया है, उसको समझिए। एक और बच गया है, उसका नाम है लीगल इन्वायरमेंट। क्या है? लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट भी बाबू हमारे व्यवसाय पे प्रभाव डालते हैं। प्रभाव डालने का मतलब ये हो गया कि कोई भी यदि उद्यम है, कोई भी यदि इंटरप्राइज है, तो उस इंटरप्राइज के संचालक को या प्रबंधक को जो प्रेजेंट में नियम है, कानून है, जो सरकार की पॉलिसीज है, जहां पे सरकार रेस्ट्रिक्ट कर रही है, तो उन सभी चीजों के बारे में क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए।
कंपनी एक्ट 2013 के बारे में कंपनियों को मालूम होना चाहिए। अब जैसे मैंने आप लोगों को प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने क्या पढ़ाया था कि प्राइवेट कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उसका अधिकतम संख्या 200 होना चाहिए, लेकिन अब कुनु कंपनी को मालूम ही नहीं है कि 200 से अधिक 200 होना चाहिए। अब उसने क्या किया कि 2000 मेंबर ला दिया, तो क्या उसका कंपनी भारत में चल पाएगा? वो कानून के अनुसार कार्य कर रहा है क्या? तो नहीं कर रहा है, तो वो उसको बंद करना पड़ेगा कि नहीं बंद करना पड़ेगा? जैसे आप लोग देखते होंगे कि सिगरेट गुटखा सब यदि बिकता है तो उस पे लिख देता है कि तंबाकू सेवन से क्या होता है? कैंसर होता है। तो ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है कि आप ऐसी वस्तु यदि बेच रहे हैं तो उस पे आपको ऐसा छाप देके देना पड़ेगा। तो आप देखिए कि प्रत्येक गुटखा या सिगरेट बनाने वाली कंपनियां अपने पैकेट पे ऐसा देती है, बिल्कुल देती है। अब आप लोगों को मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। सेरेलेक जानते होंगे आप लोग? सेरेलेक जानते होंगे सब आदमी, छोटा बच्चा यूज करता है। और छोटा बच्चा यूज करता है तो देखिएगा कि सेरेलेक के डब्बा पे कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा कि माँ का दूध बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये क्या है? ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, और इस इंस्ट्रक्शन को प्रत्येक व्यवसायी को या ऐसी कंपनियों को फॉलो करना होता है। यदि इसके बारे में इन कंपनियों को मालूम नहीं रहेगा तो क्या ये फॉलो कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो इसको समय समय पर क्या देना पड़ेगा? पेनल्टी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? तो हम लोगों का जो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है या फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके बारे में देख लिए। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में यदि हम देखें तो इसके क्या है? इसके निम्नलिखित डायमेंशंस है। पहला इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, दूसरा सोशल इन्वायरमेंट, तीसरा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, चौथा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट और पांचवा लीगल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। ठीक है, आप लोग अच्छा समझ गए होंगे। और ध्यान रखिए कि आप लोग एक काम और करिएगा कि इसको वीडियो देखने के बाद इसका थोड़ा नोट्स बना लीजिएगा। मैं कोशिश ये करता हूं कि आप लोगों को अच्छा है समझा पाऊं, और रटिएगा मत, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज रटने वाला नहीं होता है। ठीक है, और सब आदमी मन लगा के पढ़िए, एकदम अच्छा से पढ़िए। बाकी हम आप लोगों के लिए समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे जो जरूरत होगा, और जहां कहीं पर भी इसमें दिक्कत हुआ होगा आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेते हैं अब विराम, फिर मिलेंगे दूसरा टॉपिक के साथ।